अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। अगर दूर दूर रहेंगे तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, गैसियस हो जाएगी। तो ये सब गैस होते हैं, वाटर क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। हम्म हम्म बेसिक रीजन तो यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और छोटा साइज है। H2SE में इसलिए भी नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी नहीं है, पोलैरिटी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के। सिलीनियम में उतनी, सल्फर में उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है और साइज भी बहुत बड़ा है। जब साइज बहुत बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होगी। नोट हो गई बात। एक क्वेश्चन था HF इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस, तो इसका भी आंसर दे लेंगे। HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से वो उसकी स्टेट क्या हो गई, लिक्विड। और H2S में क्या रह जाएगी, गैस, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया, सबका नोट हो गया, कोई रह तो नहीं गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो अच्छा बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, हाई हो, है ना। और दूसरी इसकी कंडीशन है कि स्मॉल साइज हो। साइज भी अगर बहुत बड़ा हो जाता है मॉलिक्यूल एटम का तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में दिक्कत आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है ना। तो यानी कि H बॉन्ड, अब हमने बोला था फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बनता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं नहीं, हाँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऑक्सीजन की उससे कम और नाइट्रोजन की उससे भी कम। ठीक है, इसके ढेर सारे क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए, सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं, आप बता लेंगे। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन क्लोरीन नहीं बना पाता, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, साइज भी छोटा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है H2O इज अ लिक्विड वेयर एज H2S इज अ गैस। ये क्वेश्चन अभी कर लिया अपन ने। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ अभी पढ़ाई नहीं है आपको। NH3 एग्जिस्ट एज लिक्विड वेयर एज HCl एज गैस। वही वाली बात है, NH3 जो है वो अमोनिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन की वजह से, और HCl में नहीं बनेगा, है ना, तो वो गैस होगा क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। HF में तो बनेगा पर HCl में नहीं बनेगा। एक और चीज है इसमें अच्छी सी, बता देते। एक क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ आइस, एक तो दे रहा है आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर, है ना। क्यों फ्लोट कर रहा है आइस, क्योंकि एयर गैप्स हैं, तो वॉल्यूम उसका इस तरीके का है। कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था हम लोगों ने फिजिक्स में,
हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते थे ना, बॉयंस रूल और वो सब, बॉयंसी का प्रिंसिपल पढ़ते थे कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो आपका क्या होगा, इस तरीके का, जैसे बोलते नहीं है क्या, कौन सा हम लोग एग्जाम्पल बचपन में पढ़ते थे, बचपन में 9th-10th में, कि आयरन नेल लेते हो तो वो तो पानी में डालो डूब जाती है, लेकिन अगर आयरन का शिप है, जहाज है, तो वो नहीं डूबता, क्योंकि ड्यू टू शेप, है ना, उसका शेप इस तरीके का है कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना एकदम से, उसके शेप की वजह से वहां पे ऊपर लगने वाला जो बॉन्ड फोर्स है वो ज्यादा लगने लगता है। तो यहाँ पे पूछा गया आइस क्यों फ्लोट करता है ना, वाटर के सरफेस पे आइस क्यों फ्लोट करता है, तो एयर केजेस है, स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि बॉन्ड फोर्स ज्यादा लगेगा, बॉन्ड फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो चीज फ्लोट करेगी, फ्लोटिंग का प्रिंसिपल कि मास वेट से ज्यादा अगर बॉन्ड फोर्स लगने लगा तो फ्लोट करने लगेगी, या इक्वल हो तो भी फ्लोट करेगी, है ना। तो एक क्वेश्चन ये था, एक और है बढ़िया सा, बॉइलिंग पॉइंट और ये सब तो अपन बता ही लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे बढ़ेगा, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिस केस में इंट्रा हो जाएगी वहां पे मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मास में तो चेंज नहीं आएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। एक और चीज है जैसे एक हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, विस्कोसिटी, या पढ़ेंगे, है ना, विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी का मोटा मोटा अगर नहीं पढ़ा है तो बात समझ लीजिए बस ऐसे कि जैसे हमने बोला कि ये है वाटर ले लिया हमने और हनी ले लिया, ठीक है, एक बोतल में वाटर है, एक बोतल में हनी, आपने लेड ओपन किया और पलट दिया, अब वाटर तो तेजी से निकल जाएगा और हनी को निकलने में अगर आप देखो तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि थिकनेस होती है उसमें, है ना, थिकनेस का मतलब होता है जो लिक्विड थिक है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जो लिक्विड थिक है वो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, बोलते हैं मोर विस्कस, वो लिक्विड में विस्कोसिटी ज्यादा है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे पूरा चैप्टर 11 विस्कोसिटी पे, तो मैं इतने शॉर्ट में ही आपको बता देती हूँ कि जो थिकर लिक्विड होगा ये पतला है तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी, जो थिकर लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो यहाँ फिजिक्स हमें पढ़ने नहीं है, हमको क्या पढ़ना है कि कहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा बनेगी, किस वजह से बन रही है। जैसे मान लो हमारे पास है C2H5OH, हमारे पास है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और एक कंपाउंड है CH2OH, CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये है इथेनॉल एल्कोहल, है ना, इसको सब लोग पहचानते ही होंगे, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा ये है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या नाम है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तीसरा ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं ग्लीसरॉल या ग्लीसरीन भी बोल देते हैं, सर्दी में फेस पे लगाते हैं लोग, है ना, ऐसे भी लगाते हैं ग्लीसरॉल, ये थिक होता है। तो ये इथेनॉल बहुत पतला है और ये ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरॉल जो है, ये क्या है, थिक सब्सटेंस है। तो थिकनेस का क्या राज है, राज यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अगर वाटर आके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहे तो एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक दूसरा आ जाएगा उसके साथ बन जाएगा। यहाँ पे 2 चांसेस हैं, 2 मॉलिक्यूल, एक इधर से भी जुड़ सकता है, एक इधर से भी जुड़ सकता है। यहाँ पे अगर देखो तो 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे 3 प्लेसेस ऐसी मॉलिक्यूल में जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है।
तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा एसोसिएशन, और जितना ज्यादा एसोसिएशन उतना ज्यादा थिकनेस। मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो उतनी ज्यादा थिकनेस, तो उतनी ज्यादा विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या है? मोर H बॉन्ड, मोर थिकनेस, या फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो मोर विस्कोसिटी। तो इन तीनों में अगर इसको नाम दे दे A, इसको नाम दे दे B, इसको नाम दे दे C, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? C की सबसे ज्यादा, फिर B की, फिर A की। अगर H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी देखें तो C में सबसे ज्यादा, फिर B में, फिर A में। बात क्लियर है? जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, जितने OH बॉन्ड है, उतना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ज्यादा, उतना विस्कोसिटी बढ़ेगी। बात क्लियर हुई? नोट हो जाए तो बोल दीजिए, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बंद करते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत है, सो मैनी एग्जाम्पल्स। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड से असर्शन रीजन आजकल आ रहा है, या स्टेटमेंट करके क्वेश्चंस। हो गया सबका? अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइपोल मोमेंट। छोटे छोटे सारे टॉपिक सम अप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी, एमओ थ्योरी। अगर आप बोलेंगे तो पहले भी करा सकते हैं, एमओ थ्योरी पहले भी करा सकते हैं, 2 लेक्चर ले लेगी एमओ थ्योरी। हाँ, पहले छोटे छोटे। एमओ थ्योरी में हड़बड़ी नहीं कर सकते, एमओ थ्योरी थोड़ा टाइम भी लेती है और थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस भी आते इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली हेडिंग डालिए, डाइपोल। इसके पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है डाइपोल। जैसा कि आपको डाई का मतलब होता है 2, पोल्स का मतलब होता है चार्जेस, है ना, 2 पोल्स की बात करी जा रही है डाइपोल। तो किस सिस्टम को बोलोगे डाइपोल? अगर अभी लिखिए, नहीं समझ लीजिए, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। डी क्या होना चाहिए? स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, एटम्स के बीच में।
स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों के बीच में, और दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। जैसे मान लो ये 5 कूलम का प्लस चार्ज है तो -5 कूलम का दूसरा वाला चार्ज हो, और बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? डाइपोल। तो डाइपोल की डेफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपर। क्या लिखे? सेम एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय, इक्वल भी कह सकते हैं, सेम ना लिख के, equal and opposite charges separated by small distance small भी ना लिखो, very small distance are called, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, are called dipole। इनको बोलते हैं हम लोग डाइपोल। अब जैसे मास है तो मास के लिए, कोई मास है सपोज, तो उसके लिए हम लोग मोमेंटम निकालते हैं। अभी तक कोई कोई मोमेंट पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लो। डाइपोल तो समझ आ गया ना? जैसे मान लो HF मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है मॉलिक्यूल है तो डिस्टेंस जो होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है। जब शिफ्ट होता है तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा आता है चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जितना इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है मॉलिक्यूल के अंदर, तो स्मॉल डिस्टेंस हो गई, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो गए, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक डाइपोल बन जाएगा। क्लियर है बात? HF मॉलिक्यूल क्या है? एक डाइपोल है। अब इस डाइपोल के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी निकाली जाती है जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। यूनिट होती है इसकी डिबाई, यूनिट स्पेशल है, क्या नाम है इसका? डिबाई। कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट? म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। मॉड ऑफ Q, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, चार्ज ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय डी, जो डिस्टेंस। क्लियर है बात? चार्ज जितना भी है, मान लीजिए 5 है तो 5 ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिस्टेंस। नहीं, Q अगर हम लेते हैं ESU में, ESU में CGS में चार्ज की यूनिट होती है, कूलम्स जो होती है वो आपकी होती है MKS में, CGS में ESU लेते हैं। अगर इसको ESU में ले रहे हो और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो जो इसकी यूनिट बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिबाई। डिबाई में ही शो करते हैं। स्मॉल में इसको ऐसे मतलब डी भी लिखते हैं, कैपिटल डी भी लिखते हैं। क्या हुआ? हंसने की क्या ही बात है? कोई बात है हंसने की? कौन हंस रहा है इतना?
समझ आ गई बात? आगे लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ज्यादा लेना देना नहीं है पर है थोड़ा सा हल्का सा। क्या हो गया अरेंज? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख लो। वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिजिक्स में पढ़ेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमको नहीं, वो फिजिसिस्ट लोगों का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू है। ISU नहीं ESU भाई, ई लिखा है जी, नोट कर लिया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन लिख लीजिए पॉजिटिव टू, डायरेक्शन लिखिए पॉजिटिव टू चार्ज टू नेगेटिव। जैसे मान लो HF है तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये कितना है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या बताएंगे? ऐसे लिखते हैं इसको। जिधर नेगेटिव होगा उधर उसका हेड आएगा, एरो का हेड, हेड टेल बोलते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे वेक्टर का क्या ही काम है, देखते हैं क्या ही काम है। ठीक है, चले चालू करें एग्जाम्पल। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है यहाँ तक का, यहाँ तक के में काम की बात आपके क्या है, यहाँ तक के में काम की बात है केवल इतनी कि आपका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कुछ काम की बात नहीं है, और सब फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में करेंगे आप। और कोई काम की आपके बात। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने बात करी CO2 की, तो CO2 जो होता है मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन की वजह से भी यहाँ डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव बनेगा। दो डाइपोल बन जाएंगे, एक इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में और एक इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। दोनों पे चार्ज और डिस्टेंस बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, इसलिए जब यहाँ म्यू निकालोगे तो वो भी वैल्यू सेम होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इधर जब डाइपोल का निकालोगे तो इसकी भी म्यू होगी वैल्यू, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। और डायरेक्शन हो गया 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का अगर डायरेक्शन हो गया दो वेक्टर्स का, तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर इक्वल बिल्कुल, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन होगी 180 पे, तो म्यू नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। कोई समस्या? बोलिए भाई। बोलिए बोलिए। जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट में जैसे हम सोचना सिखाएंगे वैसे आप सोचेंगे, मतलब प्योर फिजिक्स और प्योर मैथ्स यहाँ लगेगी नहीं, समझ गए? प्योर फिजिक्स में जाएंगे तो आप बोलेंगे 5 यूनिट इसकी वजह से डेवलप हो रहा है तो 5 इसकी वजह से भी हो सकता है,
कार्बन पे चार्ज, अगर इधर से -5 इधर से +5 तो उधर से +5 इधर से -5 तो 10 हो जाना चाहिए, 10 यूनिट हो जाना चाहिए अगर +5 -5 था। तो फिर आपका डाइपोल कैसे बनेगा? तो एक एक डाइपोल को अलग अलग इंडिविजुअली देख रहे हैं, अगर इसको देख रहे हैं तब इसको नहीं देख रहे हैं, तो दोनों अगर अलग अलग सिचुएशन में इस तरीके से 180 पे बन गए तो नेट क्या निकाल दिया हमने उसका? 0। ठीक, चलिए अब अगले की बात करते हैं, अगले मॉलिक्यूल पे जाते हैं। BF3 CO2 में 0 आया, पहले 0 वाले केसेस कर रहे हैं। इसमें अच्छा वैल्यू निकालने को नहीं आता है, आपको केवल आता है किसका होगा 0 और किसका होगा नॉन 0, मतलब किसमें कुछ वैल्यू आएगी और किसमें कोई कुछ वैल्यू नहीं आएगी, 0 होगा नॉन 0 होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इतना आता है। BF3 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, यानी कि 120 डिग्री पे ये होते हैं। कितने एंगल पे होते हैं? 120। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर इस पे डेल पॉजिटिव तो यहाँ पे आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरॉन उसके कंपैरिजन में कम, बोरॉन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक, एक डाइपोल बन गया ये, दूसरा डाइपोल बन गया ये, तीसरा डाइपोल बन गया ये। क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ही है, इसलिए तीनों डाइपोल मोमेंट को अगर अलग अलग निकालोगे तो तीनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर इसको हम बोले μ1, इसको बोले μ2, इसको बोले μ3, तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम होगी। वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? तीनों की सेम आएगी, मतलब मॉड कह सकते हैं, मॉड μ1 इज इक्वल टू मॉड μ2 इज इक्वल टू मॉड μ3। अब तीनों सेम आ रहे हैं वेक्टर, तो क्या मतलब बन रहा है? ध्यान से देखो, बना दे, अगले पेज पे बनाते, ये नोट कर लीजिए तो अगले पेज पे बना दे, यहां बनाएंगे खिंच पिच हो जाएगी। क्या चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो वेक्टर ए एंड बी, टू ए बी, हमको नहीं आता, ये आप ही बताएंगे। एक ये ए वेक्टर है, ये भी ए है, ये भी बी, 3 वेक्टर हो गए। दो को पहले लेते हैं, ये दो हैं 120 के एंगल पे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस 120 की वैल्यू बोलिए जल्दी से, 2a² प्लस 2a², और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/2, ये कट जाएगा आपका, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a² माइनस a², दैट इज a² आ जाएगा, रूट कर देंगे तो a। ठीक, इसका मतलब दो इक्वल अगर वेक्टर्स हैं 120 डिग्री के एंगल पे अटैच हैं तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा? उतना ही आएगा। और वेक्टर में इतना आपने पढ़ा होगा कि अगर 120 पे है, इक्वल है, तो बिल्कुल बीच में लगेगा, ये बिल्कुल सेंटर में इसका रिजल्टेंट लगेगा, है ना? इतनी बात सबको समझ आती है? अगर सेंटर में रिजल्टेंट लग रहा है, ये दो है
1 2 नाम दे देते हैं 1 2, ठीक है सब ए लेकिन नाम दे दिया। 1 2 का जो रिजल्टेंट है आर, वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, ए ही आ गई। और इधर ये तीसरा वाला ए लगा हुआ था, तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे कि 180 पे आ जाए। तो इसका मतलब दो का रिजल्टेंट, इसका और इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो तीसरे वाले को नलीफाई करेगा, क्योंकि 180 पे अगर इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, अभी अभी पढ़ा था CO2 के केस में 0। तो इसका मतलब 1 2 के बीच में जो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो 3 को नलीफाई कर देगा, खत्म कर देगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 और 3 के बीच में जो आएगा वो 2 को नलीफाई करेगा। उसी तरीके से 2 और 3 के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे कुछ लगेगा वो 1 को नलीफाई करेगा। तो ओवरऑल में अगर देखो तो सब एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, तो म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आई कुछ दिमाग में? 1 2 का जो भी रिजल्टेंट है वो किसको खत्म कर रहा है, किसको खत्म कर रहा है, 3 को, क्योंकि 180 पे लग जा रहा है, बिल्कुल सेम है। 2 3 का किसको का रिजल्टेंट किसको खत्म कर देगा, 1 को। और आपका कौन सा बचता है, 1 और 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो किसको खत्म कर देगा, 2 को। बात समझ में आई या डायग्राम बना के दिखाएं? एक रिजल्टेंट ये, एक रिजल्टेंट ये ग्रीन से बना दे रहा, एक रिजल्टेंट ये आर है, ये वेक्टर है ए ए। 3 डाइपोल थे BF3 में, BF 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 वाले, तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में है। तीनों को अगर ए मान लिया, एंगल 120 का था, तो सिचुएशन ऐसी बनी कि म्यू नेट क्या बन गया, 0। तो BF3 के केस में क्या आ जाएगा, मुंह क्यों फुला रखा है हनुमान जी की तरह? खुश हैं आप लोग CO2 और BF3 से? इजी था, धीरे धीरे चले कॉम्प्लेक्स पे। टाइम बोलो, अभी तो टाइम है, अभी कर लीजिए। अभी 5:30 पे राउंड शुरू हुई है, तो बिल्कुल शांति बनाए रखें, अच्छे तरीके से, प्यार से। 11th क्लास का क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं क्लास 11 का। नीट में तो आ ही जाएगा, नीट में तो आ ही जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पूछी जाती है। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, NF3 का कम है। एक्सप्लेन करना है ना, तो देखते हैं, पहले समझिएगा ध्यान से। नाइट्रोजन में NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। NF3 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वेक्टर देखना, वेक्टर्स पे ही ध्यान देना है। प्राइम बात क्या है, वेक्टर पे ध्यान देना।
अगर हम लोग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे नेगेटिव। और डाइपोल की डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताई, क्या सिखाई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक डाइपोल बनेगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, दूसरा डाइपोल बनेगा ये डायरेक्शन होगी, तीसरा डाइपोल बनेगा ये डायरेक्शन। तीन वेक्टर अगर ऐसे ऐसे कुछ लगे हुए हैं ऐसे, तो रिजल्टेंट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। इतनी बात सबको समझ आती है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो किसी भी एटम से ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि एज सच वो इलेक्ट्रॉन है। तो यानी इसके और इसके बीच में भी एक डाइपोल बनेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा उस केस में, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानते हैं, तो एक डाइपोल और बन जाएगा। यहाँ पे कितने डाइपोल बन गए, 1 2 3 4, जिसमें से 1 2 3 की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये चौथा बन गया। और सबकी डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, सबकी डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, एक ही दिख रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहला, दूसरा डाइपोल, तीसरा डाइपोल और ये चौथा, सबकी डायरेक्शन क्या है, नेट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। यहां तक बात क्लियर है। अगले केस पे चलते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे। यहां पे अगर देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। एक डाइपोल इस डायरेक्शन में और तीन डाइपोल क्या चल रहे हैं उसके अपोजिट में, तीन डाइपोल उसके अपोजिट में। अब आप बोलोगे N और H के बीच में, N और H के बीच में जो डाइपोल बन रहा है और N और F के बीच में जो डाइपोल बन रहा है, उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू के ऊपर भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कुछ है नहीं, तो हमें केस क्या करना पड़ेगा, डिसमिस नहीं, याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्योंकि चार वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ऐड होंगे। यहाँ पे तीन वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में थे, एक अपोजिट में था, तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ लगेगा और एक अपोजिट में लग रहा है, तो रिजल्टेंट इसके कंपैरिजन में कुछ कम आएगा। यहाँ पे एक वेक्टर ऊपर है और तीन वेक्टर कहाँ पे लग रहे हैं, नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, will be less। क्लियर है बात। इसीलिए बोला जाता है NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा, और NF3 का। बोलो बोलो, बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। हाँ, उसकी वजह से पॉजिटिव आ गया, लोन पेयर की वजह से। हाँ, दोनों को कंसीडर करेंगे, एक के हिसाब से दूसरा है, दूसरे के हिसाब से दूसरा। यही तो मैंने कहा, यहाँ पे प्योर फिजिक्स नहीं लगाएंगे। NF3 में तो सेम चल रहा है, ठीक है। म्यू नेट ऊपर की तरफ, पॉइंट क्लियर है, नोट कर लिया। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे आइडियल केस पढ़े। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें एक्सेप्शंस होंगे, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा। चल आगे चलते हैं, अगले केस पे आते हैं। CH3F और CH3C,
डाइपोल मोमेंट CH3Cl का ज्यादा है और CH3F का कम है। ठीक है, अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर को, अगर देखें तो ये चीज तो दोनों में कॉमन फैक्टर है, CH CH CH, ये डाइपोल तो यहां भी है यहां भी है, तो जो हाँ हाँ ये एक्सेप्शन, क्यों एक्सेप्शन है वो बताते। कंपैरिजन वाला फैक्टर क्या है, ये तो कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो इससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। कंपैरिजन वाला फैक्टर है कार्बन और फ्लोरीन के बीच का डाइपोल और कार्बन और क्लोरीन के बीच का डाइपोल। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से सोचें तो ये सोचेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, यहाँ पे उसी तरीके से उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मान लो यहाँ पे -10 का डेवलप हो रहा है चार्ज, तो यहाँ पे +10 यूनिट का डेवलप होगा। ठीक, अब क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, यहाँ 10 यूनिट का डेवलप हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ तो कम होगा ही, कुछ कम 7 मान लेते हैं, -7, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, प्लस का 7। एक अंदाजा लगा रहे हैं कि कम तो होगा ही होगा। ठीक, तो अगर उस तरीके से देखो तो यहाँ पे चार्ज डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है और डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, इसी से तो निकालते हैं। तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है और तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आना चाहिए था फ्लोरीन के केस में, लेकिन क्लोरीन के केस में ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाला भी फैक्टर काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज तो इसका ज्यादा था लेकिन इसकी डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गई। इस केस में डिस्टेंस बहुत छोटी थी और इस केस में डिस्टेंस ज्यादा हो गई क्लोरीन का साइज बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर क्या हो गया, चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं किया, डिस्टेंस फैक्टर क्या हो गया, डोमिनेट कर गया। इसका मतलब इस केस में Q इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन छोटा आ गया और इस केस में Q इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन बड़ा आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचते हम लोग तो आंसर को क्या करते, गलत कर देते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचते तो ये बोलते कि फ्लोरीन की ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में यही होता भी है, जहां चार्ज ज्यादा वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा अपोजिट केस है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस बढ़ गई। क्या हुआ, डिस्टेंस फैक्टर F नहीं लग रहा है ना वो। अरेंज तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आ जाओ और आके खड़े होके पढ़ाओ, आ जाओ। बात समझ में आई? चलिए क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है, जादुई सवाल है बिल्कुल। देखिए आप बोलने लगेंगे जादू जादू।
जादुई सवाल करो और कुछ नहीं। ऐसे अगर डबल बॉन्ड है और सेम ग्रुप अटैच है, दोनों मॉलिक्यूल में अगर ध्यान से देखो तो दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पे CH3 और H, यहाँ पे भी पहले कार्बन पे CH3 और H, यहाँ पे भी कार्बन पे H और CH3, यहाँ पे भी कार्बन पे H और CH3। ग्रुप्स तो सेम ही है, लेकिन चेंज क्या किया गया, यहाँ पे जो CH3 था उसको उठा के इधर कर दिया गया, CH3 को, और H को इधर कर दिया गया है ना। जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन ग्रुप जो सेम ग्रुप है वो डायगोनल पे अरेंज हो, CH3 सेम ग्रुप है, डायगोनल पे अरेंज है, HH सेम ग्रुप है, डायगोनल पे अरेंज है, और यहाँ पे CH3 और H डिफरेंट ग्रुप हो गए, डायगोनल पे अरेंज हो गए। तो ऐसा फॉर्म जिसमें सेम ग्रुप डायगोनल पे अरेंज होते हैं इसको नाम देते हैं ट्रांस। सेम ग्रुप अगर डायगोनल पे है तो नाम क्या देते हैं, इसको ट्रांस देते हैं, और अगर डिफरेंट ग्रुप डायगोनल पे अरेंज है तो इस आइसोमर को कहते हैं सिस। क्या नाम है इसका, सिस। तो इसका नाम है ट्रांस ब्यूटीन 2। अभी आप इसके नाम में नहीं जाएंगे, बस अभी जो बात समझाना चाह रहे हैं वो समझेंगे। इसका नाम हो गया ट्रांस सिस ब्यूटीन 2। दोनों कंपाउंड सेम है, ग्रुप का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है, एक को नाम दिया ट्रांस, एक को नाम दिया सिस। ठीक है, CIS लिखते हैं, पढ़ते क्या है, सिस। चलिए अब डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की तो बात करें, और क्या स्ट्रक्चर थोड़ी सिखाना है। ट्रांस के केस में म्यू आता है 0 और सिस के केस में म्यू आता है नॉन 0। मतलब सिस के केस में कुछ वैल्यू आती है और ट्रांस के केस में वैल्यू क्या होती है, 0। 0 कैसे हुआ जल्दी से देख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डाइपोल बनेगा इस डायरेक्शन में और इधर बनेगा इस डायरेक्शन में, दोनों अप्रॉक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, अप्रॉक्स नहीं इक्वल तो होंगे ही होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन बनेगी, एक इधर है और एक इधर है। एग्जैक्ट 180 नहीं दिख रहा है लेकिन काइंड ऑफ 180 ही होगा। तो 180 अगर है तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। इधर अगर देखो तो इधर पे आपका एक डाइपोल इधर की तरफ बनेगा, एक डाइपोल इधर बनेगा, है ना। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड वाले की कम होती है, इसलिए डाइपोल का डायरेक्शन +2 माइनस लेंगे। यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। एक वेक्टर यूं है, दूसरा वेक्टर, तो अल्टीमेटली एक दूसरे के किस पे आ गए, 180 पे आ गए। हैंड मूवमेंट समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर यूं जा रहा है, दूसरा वेक्टर यूं जा रहा है, तो अल्टीमेटली एक दूसरे के कहां पे आ गए, 180 पे, 180 पे आ गए और सेम है। तो इसने इसको खत्म कर दिया, इसने इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया, तो म्यू नेट क्या आ गया, 0। ठीक है, सिस में देख लेते हैं। चलिए सिस में देखिए, एक की डायरेक्शन ये बनेगी, एक डाइपोल की, और इधर वाले की डायरेक्शन ये बनेगी, सिंगल बॉन्ड वाले से डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ। एक डाइपोल आपका बनेगा इधर की तरफ और एक डाइपोल बनेगा इधर।
कौन सा? किधर? ऐसे कैसे? कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, कार्बन से हाइड्रोजन ही जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये दो वेक्टर इस तरफ आ रहे हैं तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ, ये दो वेक्टर इस तरफ जा रहे हैं तो इनका भी रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। दो वेक्टर ऐसे हैं और दो वेक्टर मतलब जो भी है इसमें, तो रिजल्टेंट बनेगा इसमें, नलीफाई नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होगी सिस में, और ट्रांस में क्रॉस कर देते, खत्म कर देते। किस पे? उल्टा बना दिया हमने, तो डायरेक्शन बनाओ फिर चेंज करके, क्या बनेगी? जादू नहीं होगा भाई।